गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछले 4 क्लासेस देखे हैं जिनमें हम किसकी बात करी है। तो पिछले 4 क्लासों में हम संविधान का विकास, संविधान का विकास, संविधान क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने क्या किया है, चर्चा किया है। तथा हम एक और बात करी है जो पिछला लेक्चर हुआ है जिसमें हम संविधान सभा की बात करे थे कि संविधान सभा क्या है और संविधान सभा का क्या हुआ, गठन कैसे हुआ। संविधान सभा जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हम क्या किए हैं, संविधान सभा की बात किए हैं। तो आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। हमने देख लिया है कि संविधान का हमारा विकास कैसे हुआ, हमारा संविधान बना कैसे, हमारा संविधान बनाया क्यों गया। इस सब चीज़ों के बारे में हमने क्या किया है, पिछले क्लासों में क्या किया है, डिस्कशन कर लिए हैं। आज हमारा क्या है, लेक्चर जो होगा वो संविधान की प्रस्तावना पर होगा। आज हम पूरा जानेंगे कि संविधान का जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य है वो क्या है। तो ये है हमारा संविधान की प्रस्तावना का क्लास 1 और हमारा क्लास यही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम पूरी आज प्रस्तावना के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश पुलिस, इसकी भर्ती आ गई है। इसकी भर्ती परीक्षा क्या हुआ है, आ गया है, जिसको हमें ध्यान देना है, फोकस करना है, तैयारी करना है। ठीक है, अगला आता है सब इंस्पेक्टर जिसका आने वाला है। ये सब में हमारे संविधान के बारे में पूछा जाता है और पॉलिटी के बारे में पूछा जाता है। तो प्रस्तावना से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। यदि आप पढ़ रहे हैं या फिर नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप बड़े हैं, आप कोई नौकरी में है, जॉब में हैं, तो भी आपको जानना आवश्यक है कि हमारे संविधान का के प्रस्तावना में क्या लिखा गया है और क्या कहा गया है और हम कैसे संविधान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और आपको हम फिर से एक बार बोल देते हैं कि हमारे द चैंपियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों का जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर लेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि यदि आपको क्लास अच्छा लगा करे तो आप क्लास को पहले ही लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अभी आप जुड़े हैं तो पहले आप दोस्तों को भी शेयर कर दें और कंटिन्यू अपना इस क्लास को आनंद लें। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे और संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम बता दें कि संविधान का प्रस्तावना, ठीक है, संविधान का प्रस्तावना सर्वप्रथम कहाँ के संविधान में किया गया था, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। ठीक है, कि संविधान की प्रस्तावना किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, सॉरी ये कलर आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख पाएगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संविधान की संविधान की संविधान की प्रस्तावना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बता दें सर्वप्रथम इसको अमेरिका के जो संविधान है उसमें सम्मिलित किया गया था। जो ये प्रस्तावना नाम का शब्द है, जो प्रस्तावना है, उद्देश्य है, जो संविधान का क्या उद्देश्य को बताता है इसमें कि हमारे संविधान में क्या क्या लिखा गया है, क्या हमारे संविधान को मानना है। एक इसका ये फ्रंट पेज कहलाता है, क्या कहलाता है, ये फ्रंट पेज कहलाता है प्रस्तावना। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम संविधान में जो है संविधान की प्रस्तावना का कहाँ किया गया था, सम्मिलित किया गया था? तो अमेरिकी संविधान। कहाँ? अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान में क्या किया गया था? इसको अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। अमेरिकी संविधान में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। इतनी बात आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अमेरिकी संविधान में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। इसके उपरांत कई जैसे यहाँ पे शामिल किया गया, इसके उपरांत कई अन्य देशों ने अपनाया, जिनमें से एक कौन था? एक हमारा देश था, प्यारा सा देश था। कौन सा? भारत। तो इसके उपरांत कई सारे देशों ने अपनाया था इसको कि ये जो प्रस्तावना है इसको अपने उसमें संविधान में क्या है सम्मिलित किए थे, जिसमें अपना भारत देश भी आता है जो कि इसको अपनाया। क्या? अपना भारत देश जो है इन्होंने भी क्या किया? इस प्रस्तावना को क्या किया? अपनाया, ठीक है। जिनमें अपना भारत देश आता है, ठीक है, ये चीज तो हमें पता हो गया। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। संविधान का जो प्रस्तावना है वो किसको कहते हैं? जो प्रस्तावना है उसको कहते हैं संविधान के परिचय अथवा भूमिका। ये जो प्रस्तावना है इसको क्या कहते हैं? संविधान का जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है, क्या है? प्रस्तावना। ये किसको कहते हैं? तो ये संविधान की जो परिचय है, क्या? परिचय और भूमिका। परिचय और भूमिका को कहते हैं। किसको? परिचय और भूमिका को कहते हैं। इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रस्तावना किसको कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो पूरा संविधान है हमारा, जो पूरा संविधान है उसका क्या होता है? इसमें सार होता है। इसमें क्या होता है? पूरा संविधान का सार होता है। क्या होता है? संविधान का पूरा सार होता है, ठीक है। पूरे संविधान का सारांश होता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं, इसको हम एक चीज और कह भी सकते हैं कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं? जो हमारे ANA पालकी वाला ने क्या कहा था प्रस्तावना को? तो प्रस्तावना को कहा था इन्होंने संविधान का परिचय पत्र। तो इसको हम क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे। प्रस्तावना को कौन बनाए थे? ये मोस्ट पॉइंट है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, संविधान की प्रस्तावना को संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना को यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ अमेरिकी लिखा है। भारतीय संविधान, किसके? भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किन्होंने लिखा था? तो इनको लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए थे? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को बनाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने क्या किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किए थे? इनके संविधान की प्रस्तावना को क्या किए थे? बनाए थे, ठीक है, और पेश किए थे। इसको हम क्या कहते हैं? जब पेश किए थे तो पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए। जब इसको संविधान सभा अपनाया तो इसे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। ये क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, ठीक है। 42वें जब संविधान संशोधन अधिनियम आता है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में एक बार क्या किया गया है? अभी तक एक बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। वो कब किया गया है मैं आपको बता दूं, तो संविधान सभा प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना
प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन, संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब? 42वें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1976, 1976। कब? 1976 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। अच्छा सर, इसको क्यों संशोधन किया गया था? तो मैं इसको बता दूं, इसको इसलिए संशोधन किया गया था कि इसमें संशोधन करके इन्होंने 3 शब्द जोड़े थे। कौन कौन सा? तो मैं बता दूं आपको, इसको संविधान संशोधन करके ये यहाँ पे ठीक है, मैं अगले स्लाइड पे आपको बताता हूँ। तो कब? 42वें, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कब? 1976 में एक बार इसका संविधान का संशोधन किया गया, जिसमें जिसमें क्या किया गया था? जिसमें क्या किया गया था? प्रस्तावना का क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। किसका? प्रस्तावना का, जिसमें क्या किया गया था कि इसमें 3 चीजें जोड़ा गया था। क्या? 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। वे शब्द कौन कौन से थे? तो वे शब्द थे समाजवादी, समाजवादी, और एक था धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और एक था अखंडता। क्या? अखंडता, अखंडता। एक क्या था? अखंडता। ये 3 शब्द क्या किए गए थे? तो ये 3 शब्द शामिल किए गए थे। काहे में? प्रस्तावना में। जब 42वें संविधान संशोधन हुआ, तब क्या हुआ? संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या किया गया? संशोधित किया गया और 3 शब्द जोड़ा गया, जिसमें क्या था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अच्छा, यहाँ तक की तो बात सही है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में लिखा क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको एक एक शब्द, ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और बाकी सारे शब्दों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पे बात करेंगे हम संविधान सभा की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम क्या करेंगे? संविधान के प्रस्तावना, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? संविधान, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,
धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंड सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो हमने अभी पढ़ा है ये लिखा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखवा देता हूँ इस चीज को, ताकि आपको क्लियर रहे, आपको कहीं से ढूंढने की आवश्यकता ना हो कि प्रस्तावना में क्या विषय वस्तु है, क्या लिखा गया है। ठीक है, तो मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। आप चाहें अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, इसके समस्त इसके समस्त नागरिकों इसके समस्त नागरिकों को को सामाजिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, क्या होगा यहाँ पे, कराने के लिए
तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र तथा व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, यहाँ पे डेट को दूसरे कलर में लिख देता हूँ, 26 नवंबर 1949 को एदद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है। इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, और आत्मार्पित करते हैं। तो बताइए आपको हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसा लगा। इसमें आपको दो चीज़ें याद करने वाली बात है, बाकी चीज़ों तो ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ें याद करने वाली बात है कि आप पहले चीज़ तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, भारत। जो भारत शब्द है वो कितने बार उल्लेखित है, तो हमारे से प्रस्तावना में 2 बार उल्लेखित है। इसके बाद आप कहीं पे न देखेंगे तो ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में बन चुके हैं, ये चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें याद रखने वाला बात ये रहता है कि हमारे इसमें प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, और इसके बाद क्या आता है, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्त, धर्म, विश्वास, उपासना। ये जितने चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा के आज ये दिनांक को भी क्या करना है, आपको याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से और डिटेल में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कुछ जो प्रस्तावना के तत्व हैं। क्या प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्व हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो अभी प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं मैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करूंगा आपको। आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित ना हो, आप बस डिटेल से आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें क्लास में, आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रस्तावना के कुछ तत्व है, प्रमुख तत्व। प्रस्तावना के जो हमारे प्रस्तावना थे इसके क्या है, कुछ प्रमुख तत्व हैं। क्या है, प्रस्तावना के प्रमुख तत्व हैं। इनके बारे में पहले हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। प्रस्तावना के प्रमुख तत्व के बारे में जान लेते हैं। तो प्रस्तावना के प्रमुख तत्व कितने थे, तो प्रस्तावना के प्रमुख तत्व थे, प्रस्तावना के 4 प्रमुख तत्व थे। कितने, 4 तत्व थे, प्रमुख तत्व कितने थे, 4 थे, 4 प्रमुख तत्व थे। ठीक है, जिसमें कौन कौन से थे, तो पहला था संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, संविधान के अधिकार का स्रोत, जो कि पहला क्या था हमारा तत्व, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो ये संविधान के अधिकार का, पहले मैं यहाँ लिख देता हूं, संविधान के अधिकार, संविधान के अधिकार के क्या था, अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का क्या था, स्रोत था। ठीक है, मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। संविधान का स्रोत जो है क्या था, हमारे संविधान के प्रस्तावना का जो स्रोत था उसमें क्या कहा गया था, जो स्रोत है हमारे संविधान का, उसमें कहा गया है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, क्या कहता है कि प्रस्तावना कहता है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। इसका मतलब है कि हम भारत के लोग अर्थात जनता, मतलब इसमें हमें क्या कहा गया है, हमारे समय प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, लिखा गया है ना प्रस्तावना में, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग अर्थात क्या होता है, जनता। ये क्या है, हमारे संविधान के अधिकार का स्रोत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जब प्रस्तावना कहती है, तो प्रस्तावना क्या कहती है, प्रस्तावना कहती है, प्रस्तावना कहती है, प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान भारत के, संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग अर्थात जनता। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है हम भारत के लोग अर्थात जनता, अर्थात हम भारत के लोग अर्थात जनता। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है, इसका संविधान के अधिकार का क्या है, स्रोत है। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या आता है दूसरा नंबर का, तो दूसरा नंबर का हमारा पॉइंट आता है भारत की प्रकृति। क्या आता है, भारत की प्रकृति, या फिर इसको कह सकते हैं भारत का स्वरूप। क्या कह सकते हैं इसको, भारत की प्रकृति या स्वरूप। भारत की प्रकृति क्या है, ये भारत की प्रकृति, या फिर इसी कह सकते हैं स्वरूप। क्या कह सकते हैं, स्वरूप। तो इसमें क्या कहा गया है, इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा गया है कि जो भारत की प्रकृति,
मतलब प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। हमारा ये भारत की प्रकृति क्या कहता है कि प्रस्तावना यह घोषणा करती है, यह घोषणा करती है, यह घोषणा करती है, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। क्या? गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले आप मुझे क्लियर कर दें कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम एक एक पॉइंट के बारे में, जैसे समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और गणतांत्रिक है, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्या करने वाले हैं, तो इसको हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस विषय में आप बिल्कुल भी चिंता ना लें। पहले हम आप चार किसके तत्व के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर तो आगे चर्चा करेंगे ही। ठीक है, अब आता है हमारा आता है कौन सा, संविधान के उद्देश्य। अब भैया हम यहाँ पे देख लेते हैं संविधान के उद्देश्य। हमारा तीसरा क्या आता है, संविधान के उद्देश्य। संविधान के क्या उद्देश्य के बारे में। तो हमारा जो है प्रस्तावना क्या कहता है, संविधान के उद्देश्य के बारे में क्या लिखा गया है कि इसके अनुसार न्याय स्वतंत्रता, क्या? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। क्या है? इसके अनुसार क्या है, जो न्याय है, क्या है? न्याय, स्वतंत्रता और क्या है, समता, क्या? समता एवं बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व क्या है, संविधान के हमारे उद्देश्य हैं। अगला हमारा आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या आता है, तो चौथा पॉइंट आता है संविधान लागू होने की तिथि। हमारे प्रस्तावना के ही तत्व हैं। तो हमारा पॉइंट आता है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि। तो ये हमें भी याद रखने वाली बात है कि हमारे संविधान को लागू होने की तिथि क्या थी। तो हमारे संविधान को लागू होने की तिथि रही है, तो इसको हम बता देते हैं आपको, तिथि क्या रही है। तो ये रहा है 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949। कब रहा है? 26 नवंबर 1949 का हमारा डेट है, संविधान लागू इस दिन हुआ था। ठीक है, इसको यहाँ प्रस्तावना में दर्शाया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं क्या किया था कि आपको पहले ही बता दिया था कि संविधान के प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ठीक है,
किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो एक जोड़ा गया था, मैं यहाँ पुनः बता देता हूँ आपको। एक जोड़ा गया था समाजवादी, एक कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी, समाजवादी, एक समाजवादी जोड़ा गया था, एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और एक जोड़ा गया था अखंडता। ये जब अपने संविधान का क्या हुआ था? अखंडता। हमारे प्रस्तावना का एक बार संशोधन किया गया था, कब? 42वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये 1976 में। मैं इसको आपसे डिस्कशन पहले ही कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि संविधान के हमारे स्रोत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्रोत के बारे में। तो मैंने आपको संविधान के स्रोत के बारे में भी बता दिया है, इसको यहाँ पे बता दिया है। क्या है? प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, और यहाँ पे लिखा गया है हम भारत के लोग अर्थात जनता, यानी कि भारत की जनता होता है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है हमें? स्रोत क्या क्या कहता है कि संविधान की जो प्रस्तावना कहती है कि हमें जो संविधान है भारत के, इसको किससे शक्ति मिलती है? तो इसको हमारे भारत के जनता से शक्ति मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, इसके स्वरूप के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके स्वरूप कैसे हैं। इसके किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? तो हम किसके बारे में करने वाले हैं? स्वरूप के बारे में। किसके बारे में? स्वरूप के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता दें कि प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, कौन कौन से? जो 5 शब्द हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और एक क्या है? समाजवादी। एक क्या है? समाजवादी। एक क्या है? समाजवादी। और एक क्या है? तो पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। फिर क्या है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। फिर क्या है? गणराज्य। क्या है? गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपको बता दें, ये 5 शब्द हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। किसको? ये जो 5 शब्द हैं, ये किसको दर्शाते हैं? हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। वहीं प्रस्तावना के अंतिम शब्द वह इसके उद्देश्य को दर्शाते हैं। जो हमारे प्रस्तावना के अंतिम शब्द हैं, वो किसको दर्शाते हैं? इसके उद्देश्य को दर्शाते हैं, ठीक है। जो 5 अंतिम के शब्द कौन कौन से हैं? तो न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की अवसर समता, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। ये क्या करता है? हमारे संविधान की उद्देश्य को दर्शाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अंतिम 5 शब्द हैं, जो मैं आपको इसको भी लिखवा देता हूँ। जो अंतिम 5 शब्द हैं, उसको भी क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। अंतिम 5 शब्द, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। क्या है? याद रख, अंतिम 5 शब्द, अंतिम 5 शब्द, इसको भी आप देख लेंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं अंतिम 5 शब्द? तो पहला है इसमें, क्या है? न्याय। क्या है? न्याय। न्याय, तो किसका न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात की गई है। कहाँ पर? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्या? राजनैतिक।
स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कि किसकी बात की गई है, न्याय की बात की गई है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा, दूसरा क्या आता है, तो दूसरा आता है स्वतंत्रता। दूसरा क्या आता है, स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरा क्या आता है, तो तीसरा आता है हमारा समता, समता। चौथा क्या आता है हमारा, तो चौथा आता है हमारा व्यक्ति की गरिमा। क्या आता है, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। पांचवा आता है हमारा राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता। फिर एक शब्द और आ जाता है छठवां नंबर का, इसी 5 शब्दों के अंतर्गत आता है क्या, बंधुता। क्या आता है, बंधुता। अब हम इसको एक पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, इनको सभी को, जो ये था हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और यहाँ पे जो 5 शब्द अलग थे जो अंतिम थे, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, ये सबको हम क्या करने वाले हैं, अब पॉइंट टू पॉइंट क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का मतलब हम जानते हैं। जो प्रस्तावना में दिए गए शब्द हैं इनका मतलब हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का मतलब, ठीक है। तो पहले हमारा आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपसे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक संप्रभुता भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, संप्रभुता भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संप्रभुता। क्या बोल देंगे इसको, संप्रभुता, संप्रभुता। क्या बोल देंगे, संप्रभुता। एक सेकेंड, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, तो चलिए, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, संप्रभुता। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम, संप्रभुता भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको मतलब बता देता हूं। इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी अब क्या होगा, भारत सरकार अपना नियंत्रण नहीं रखेगा। ठीक है, इसका मतलब संप्रभुता का मतलब क्या है कि भारत अपने आंतरिक और आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन का जो नियंत्रण चलता था वह नहीं रहा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अगला आता है हमारा शब्द, अगला शब्द क्या आता है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगला शब्द आता है समाजवादी। अगला शब्द क्या आता है, तो अगला शब्द आता है हमारा समाजवादी। अगला शब्द क्या आता है, समाजवादी। अब समाजवादी क्या है, तो समाजवादी का मतलब क्या है, ये एक समानता की बात करता है। समाजवादी क्या करता है, समाजवादी एक समानता की बात करता है, जिसका मतलब है कि भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वह एक समान है।
समाजवादी का मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है ये समाजवादी का मतलब क्या लिखा गया है वहाँ पर, समाजवादी का मतलब लिखा गया है कि भारत का हर नागरिक को ये महसूस होना चाहिए कि वह एक समान है, मतलब हर जो नागरिक है वो एक समान है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या किया गया है, अपनाया गया है। वह महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। ये शब्द किसने वो किया था, ये विचार किसने किया था, तो ये विचार किया था हमारे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये विचार को क्या किया था, प्रेरित किया था, और हमारे प्रस्तावना में इसको लिखा गया है। तो ये समाजवादी का मतलब आपको समझ में आया होगा कि समाजवादी का मतलब है कि भारत के भारत के हर नागरिक को संविधान, जो संविधान वास्तव में, समाजवादी का मतलब है कि संविधान संविधान वास्तव में समाजवादी की समानता की बात करता है। वास्तव में समाजवादी की समाजवादी की समाजवादी समानता की बात करता है। समाजवादी समानता की क्या करता है, बात करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसका मतलब है क्या मतलब है इसका, कि यानी इसका मतलब है भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि भारत में रह रहे हर नागरिक को हर नागरिक को हर ना हर नागरिक भारत में रह रहे हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए, यह महसूस होना चाहिए, यह महसूस होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कि वे भारत में एक समान हैं, कि वह भारत में क्या है, एक समान है, एक समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ऐसा समाजवादी का कहना था। इसका जो है विचार किनको आया था, तो इसका विचार आया था हमारे महात्मा गांधी जी को। किनको आया था, महात्मा गांधी जी को आया था, और नेहरू जी को आया था। किसको, और नेहरू जी को आया था। इनका विचार जो है किसको किसको आया था, महात्मा गांधी और नेहरू जी को आया था। अब आता है हमारा शब्द अगला, आपको समाजवादी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है हमारा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। क्या आता है, पंथ निरपेक्ष। हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो हम पंथ निरपेक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है, और जो भी धर्म होगा वह भारत की क्या होगा, जनता का होगा। जो भी धर्म होगा वो क्या होगा, भारत की जनता का धर्म होगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आया होगा पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पंथ पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का, किसका, राज्य का कोई अपना अपना धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, नहीं है,
क्या नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। और यह इसका मतलब है जो भी धर्म होगा, जो भी धर्म होगा, जो भी धर्म होगा वह भारत की जनता का होगा। जो भी धर्म होगा वो भारत की भारत की जनता का होगा, भारत की जनता का होगा। इतनी बात बताइए आपको समझ में आया होगा कि पंथ निरपेक्ष का मतलब आपको आज से बिल्कुल नहीं भूलेगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य अपने आप में स्वतंत्र है, कोई धर्म से कोई समुदाय से बिलोंग नहीं करता है। जो भी धर्म होगा, जो भी समुदाय होगा, वो किसका होगा, जो भारत की जनता होंगे उसका। इसमें क्या है कि इसमें एक चीज और कही गई है कि इस धर्म में जो भारत की जनता का धर्म है, जनता का होगा, जिसमें जिसमें सरकार का जिसमें सरकार का जिसमें सरकार का क्या होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगा, रोक टोक नहीं होगा। इसका मतलब आपको समझ में आया? नहीं होगा। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे कई सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा करते हैं, अपने धर्म के हिसाब से जो उत्सव मनाते हैं, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें शासन का कोई रोक टोक नहीं होगा कि अपने धर्म के हिसाब से तुम ऐसा नहीं करोगे, कि ऐसा करोगे। ऐसा कोई मतलब धर्म की ओर से जो है शासन आप में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप अपने धर्म को अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से मान सकते हैं, उसका उत्सव मना सकते हैं, ठीक है। इसमें शासन का कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि धर्म जो राज्य है, जो अपना राज्य, यहाँ राज्य का मतलब है हमारा भारत, हमारा संविधान। जो हमारा संविधान का है कि कोई धर्म होगा कि ये इस धर्म से बिलोंग करते हैं, कि ये धर्म से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी होगा धर्म, जो भी होगा समुदाय, वो किसका होगा, भारत की जनता को होगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला हमारा आता है लोकतंत्रात्मक। अब हम बात करेंगे किसकी, लोकतंत्रात्मक। किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक किसकी बात करेंगे हम, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक किसकी बात करने वाले हैं, तो हम लोकतंत्रात्मक की बात करने वाले हैं। अच्छा, लोकतंत्रात्मक शब्द से आपको क्या पता चल रहा होगा कि लोकतंत्रात्मक शब्द से हमें ये पता चलता है, एक ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब होगा, यहाँ पे हम आपको समझा पा रहे होंगे तो, कि जो लोकतंत्रात्मक है वो जनता के शासन के लिए जाना जाएगा। किसके द्वारा, जनता के द्वारा ही। यह एक ऐसी व्यवस्था है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि लोकतंत्रात्मक का तात्पर्य है, लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है, इसका अर्थ है, लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था, क्या, ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था व्यवस्था जो ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है, जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जनता के शासन के लिए जानी जाती है। क्या, जनता के शासन के लिए जानी जाती है, जानी जाती है, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है गणराज्य। क्या आता है, गणराज्य।
क्या आता है? गणराज्य। अब ये गणराज्य क्या है? तो गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, स्वतंत्र, गणतंत्र का तात्पर्य है। गणराज्य मतलब क्या है? गणराज्य मतलब क्या है कि गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, गणतंत्र का तात्पर्य है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गणराज्य यानी कि गणराज्य, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, 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 गणतंत्र। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, गणतंत्र। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, गणतंत्र। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, गणतंत्र। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है, तात्पर्य मैं आपको बता देता हूँ। इसका तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, गणराज्य का मतलब क्या यहाँ पे कहा गया है कि जैसे पहले चलता था कि जो राजा होता था, राजा, इसका ही बेटा क्या होगा? राजा होगा। इसका ही बेटा क्या होगा? राजा होगा। ठीक है। पहले जो होता था वंशानुगत चलता था, इसके बेटा फिर राजा बनेगा, इसका बेटा फिर राजा बनेगा, इसका बेटा फिर राजा बनेगा। तो पहले क्या चलता था? ऐसे ही चलता था, वंशानुगत चलता था। ठीक है। तो गणराज्य में क्या कहा गया है कि गणराज्य में कहा गया है कि ऐसी शासन व्यवस्था होगा, क्या? ऐसी शासन व्यवस्था होगा, ऐसी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ऐसी ऐसी शासन व्यवस्था जिसका, ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है, जो संवैधानिक प्रमुख, मतलब संवैधानिक प्रमुख का मतलब समझ में आया कि कोई एक संविधान का क्या होगा? प्रमुख होगा। जैसे कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री जी। इसका संवैधानिक प्रमुख होता है। गणराज्य का मतलब क्या हुआ? ऐसी शासन जिसका कोई एक संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है जिसको, जिसको क्या होगा? जनता द्वारा चुना जाएगा। जिसको क्या होगा? जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। जिसको जनता द्वारा क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? वंशानुगत, वंशानुगत जो होता था पहले, वंशानुगत जो राजा बनते थे वो नहीं होगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है हम आपको 5 चीज़ें जो इसके थे, मेन चीज़ें, वो हम आपको क्या किए हैं? बता दिए हैं। अब आते हैं हमारे छोटे छोटे चीज़ जो आखिरी में लिखा गया है प्रस्तावना को, उसको भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? हमारा क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा अगला आता है, यहीं पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रस्तावना के आखिरी शब्दों का मतलब हम जान लेते हैं कि उनका मतलब क्या है। हमको एक एक चीज प्रस्तावना का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। किसका? प्रस्तावना, प्रस्तावना के आखिरी, प्रस्तावना के आखिरी शब्द, प्रस्तावना के आखिरी शब्द के बारे में हम क्या करते हैं? थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जिसमें पहला था हमारा क्या? जिसमें पहला था हमारा क्या था? तो पहला था न्याय। न्याय। तो अब बताइए न्याय कैसे मिलेगा? तो न्याय हम आपको पहले बताए हैं
कि न्याय कैसे मिलेगा, सामाजिक मिलेगा। सामाजिक न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय की बात कही गई है। राजनीतिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और किसका किया गया है, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर जो है, आर्थिक स्तर पर न्याय की बात कही गई है, न्याय की बात कही गई है, न्याय की बात कही गई है। ठीक है, कि न्याय कहाँ तक मिलेगा, तो न्याय जो है आर्थिक स्तर, आर्थिक स्तर पर न्याय दिया जाएगा। क्या, न्याय दिया जाएगा। ये हमारे प्रस्तावना में लिखा है, जो न्याय का मतलब है इसका मतलब। ठीक है, लेकिन कोई भी धार्मिक स्तर पर, इसमें एक चीज पॉइंट करके दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, कि कोई भी धार्मिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर क्या है, न्याय नहीं दिया जाएगा। क्या, धार्मिक स्तर पर न्याय नहीं दिया जाएगा। इतनी बात आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने पंथ निरपेक्ष में इस चीज को पढ़ा हुआ है। किसमें, पंथ निरपेक्ष में हम पढ़े हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष में जो राज्य, कोई राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, जो धर्म होगा वो भारत की जनता का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धार्मिक स्तर पर कोई भी न्याय नहीं दिया जाएगा। इसको हम भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष से ये बात को पकड़ते हैं इसलिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे न्याय की बात हो गई है, अब आता है हमारा अगला पॉइंट। क्या, अगला आता है हमारा स्वतंत्रता। क्या आता है, स्वतंत्रता। अगला क्या आता है हमारा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है कि भारत के नागरिक को खुद का विकास करने के लिए एक, क्या दिया जाएगा, विकास करने के लिए स्वतंत्रता दिया जाएगा। ठीक है, कि भारत के लोग खुद को विकास करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपना विकास कर सकते हैं। उनके माध्यम से ही तो क्या होगा, हमारे भारत का विकास होगा। उस उनके माध्यम से ही हमारे देश का विकास होगा। जब वो अपना ही विकास नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। इसीलिए इस स्वतंत्रता में कहा गया है कि जो भारत के लोग हैं उनको खुद का स्वतंत्र, खुद अपने आप में वो स्वतंत्र हैं। यही स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पे कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता का अर्थ है कि भारत के नागरिक खुद को, कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक, नागरिक, नागरिक खुद को, खुद को विकास, खुद को विकास करने के लिए, खुद को विकास करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। खुद का विकास करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और इसमें क्या कहा गया है कि यदि, इसका मतलब क्या है कि जब, जब लोग, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब लोग अपने आप को, खुद को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्रता के रूप से क्या करेंगे, विकास करेंगे, तभी तो हमारे भारत देश का क्या होगा, हमारे भारत देश का विकास होगा। इसका मतलब, स्वतंत्रता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है क्या, समता। क्या आता है, समता। अगला पॉइंट हमारा आता है समता। तो हम अब समता के बारे में समझेंगे। समता का मतलब क्या है, यह जो, ये समता जो है यह समाज से जुड़ी है। किससे, समाज से, जिसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता की बात कही गई है, बात की गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है आर्थिक रूप से तो समानता की बात अभी क्या है, कम ही है, लेकिन सामाजिक स्तर पर समानता की बात इसमें चलता है। लेकिन समानता का इसमें कैसा दर्शाया गया है कि समता का मतलब क्या दर्शाया गया, समता का मतलब, समता का मतलब क्या है, समता का, समता यहाँ पर समाज से जुड़ा हुआ है। कहाँ से, समाज से। समाज से कैसे, समाज से ऐसे जुड़ा हुआ है, समाज, समाज से जुड़ा है। समाज से कैसे जुड़ा है कि जो समाज में आर्थिक,
समाज में क्या, आर्थिक और एक क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, आर्थिक और सामाजिक सामाजिक स्तर पर, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता की बात कही गई है। क्या, समानता की बात कही गई है, की बात सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या की गई है, बात की गई है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होगा, ये आप सब समाज से रिलेटिव हैं तो आप इस चीज को जान रहे होंगे। अगला आता है हमारा व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा क्या आता है हमारा अगला पॉइंट आता है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, इसमें क्या कहा गया है, इसको मैं आपको बता देता हूं। व्यक्ति की गरिमा में कहा गया है कि हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को गरिमापूर्ण, क्या, गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या है, जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि भारत के हर लोग गरिमापूर्ण मतलब गर्व से, मतलब बिंदास एकदम जीने का, अपनी भाषा में जीने का क्या है, अधिकार है। ठीक है। अगला आता है हमारा राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या आता है हमारा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है हमारा राष्ट्र की एकता, अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता या अखंडता, राष्ट्र की एकता या अखंडता। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। भारत का जो ये बोला गया है राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है, ये विशेषता भारत की विशेषता को बताता है कि जिसे बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में कहा गया है, किसको, भारत की अखंडता, मतलब भारत एक विविध एकता वाला देश है। भारत क्या है, भारत एक विविध एकता वाला देश है। क्या है, विविध एकता वाला देश है। ठीक है। तो इसको बनाए रखने के लिए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता में बताया गया है, ये भारत की एक क्या है, विशेषता है। ठीक है। ये एकता मतलब यूनिटी वाला क्या है, हमारा भारत देश है। अगला आता है हमारा बंधुता। क्या आता है, बंधुता। अब हम थोड़ा सा बंधुता को जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम बताएंगे थोड़ा सा आपको और एक पॉइंट जिसको आप ध्यान से समझेंगे। तो बंधुता से तात्पर्य है कि सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना पैदा होना, और इन सभी बातों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य में बताया गया है। ठीक है। ये इसका जो बंधुता मतलब क्या है कि सभी भारतीय नागरिकों को आपस में, क्या कहा गया है से बंधुता मतलब कि जो सभी भारतीय नागरिक हैं, सभी भारतीय नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को आपस में जुड़ाव की भावना पैदा करना, भारतीय नागरिकों को आपस में जुड़ाव की भावना पैदा करना। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आपस में जुड़ाव की भावना पैदा करना मतलब एक रहना, एकता बनाए रखना, ऐसा क्या है, बंधुता का कहना था। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़, ये पॉइंट आता है हमारे मन में कि सर जो प्रस्तावना है भारत के संविधान में, इसको एक भाग के रूप में है या नहीं है।
ये एक शब्द जो होता है विवादित शब्द होता है। तो ये जो संविधान है, हमारा प्रस्तावना है, जो इतनी बात हम प्रस्तावना, अब यहाँ पे हमारा प्रस्तावना का चर्चा समाप्त होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारे मन में पैदा होता है कि ये जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना, ये क्या भारत के संविधान की भाग है या नहीं है? संविधान संविधान का भाग है कि नहीं है या नहीं? ये चीज हमारे मन में, ये एक विवादित क्या होता है, प्रश्न होता है। तो हम आपको इसको बता देते हैं कि जो बेरूबाड़ी विवाद हुआ था, क्या, कौन सा विवाद? बेरूबाड़ी विवाद, बेरूबारी विवाद। कौन सा विवाद हुआ था? बेरूबारी, बेरूबारी विवाद। बेरूबारी क्या हुआ था? विवाद। ये किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और पाकिस्तान के समझौता के बीच, भारत और पाकिस्तान के समझौते के बीच हुआ था, समझौते समझौते के बीच हुआ था। तब इसको क्या कहा गया था? तब इसको, जब बेरूबारी विवाद हुआ था, ये हुआ था कब? 1960 में, 1960 में। तब क्या कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे क्या है, संविधान का भाग नहीं है। तब क्या कह दिया गया था कि जो है प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। ये जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए ये क्या होता है, कुंजी होता है। तो यहाँ पे क्या कह दिया गया था कि ये जो संविधान का भाग ये क्या है, नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि एक और विवाद होता है, कौन सा? केशवानंद, केशवा केशवानंद भारती भारती विवाद या बनाम, केशवानंद भारती बनाम इसको कहा जाता है। ये कब होता है? तो ये होता है 1973। ये कब होता है? 1973। जब ये केशवानंद भारती बनाम होता है तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया? इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस वजह से इसको एक संविधान का क्या है, ये भाग के एक हिस्सा है, हिस्सा होने के कारण इसको क्या कहेंगे हम? भारत का एक भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? भारत का एक ये महत्वपूर्ण भाग है, ये महत्वपूर्ण भाग है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि किसके बाद हमें कहा गया था कि भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है वो किसके बाद कहा गया था कि ये महत्वपूर्ण भाग है संविधान का? तो ये केशवानंद भारती बनाम, ये कई बार प्रश्न में चर्चित रहा है, इसीलिए मैं इसको बता दिया आपको। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हमें आपसे मिलेंगे आगे की क्लास में, इसी जुनून के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और यदि क्लास आपको मज़े आए हैं तो आप क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और यदि पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।